बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूल 62 आज हमने देखना है। लेस्ट एक वर्ड है हमारे पास, कहता है एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहता है जब लेस्ट आ जाए तो उसके बाद शुड लगाना जो है वो बेहतर समझा जाता है। हमें रूल में ये बताया गया बेहतर समझा जाता है, बट आप याद रखें कि लेस्ट के बाद जो है वो शुड लगाना लाजमी हो जाता है। आप इसको बेहतर समझने की पोजीशन को छोड़ें, आप इसको लाजमी कर लें कि ये लाजमी होता है कि जहाँ पर लेस आ जाए उसके बाद जो है आप शुड लगाएंगे। जैसे ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही में फेल, उसे चाहिए कि वो सख्त मेहनत करे वरना वो नाकाम हो सकता है। तो देखें यहाँ पर सकना अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो ये ठीक है, बट जो कि लेस्ट आ गया तो लेस्ट के बाद मैंने आपको बताया कि शुड लगाना लाजमी हो जाता है, बल्कि बेहतर नहीं लाजमी आप इसको समझें। ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पर हमारा ठीक होगा, क्योंकि ये लेस्ट की वजह से क्या आ जाएगा, इधर शुड आ जाएगा। स्लीप प्रॉपर लेस्ट यू शुड बी इल, मुनासिब नींद लें ये ना हो कि आप क्या पड़ जाएं, बीमार पड़ जाएं। तो देखें यहाँ लेस्ट है, लेस्ट के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पर शुड लगाया है। उसके बाद आ जाए ईट वेल, खाना मुनासिब मिकदार में खाएं, लेस्ट यू शुड बी रिमेन हंगरी, वरना आप क्या रह सकते हैं, बीमार रह सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, ठीक होगा, क्योंकि लेस्ट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, शुड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रूल 63। अब 63 हमें क्या कहता है, 63 एडवर्ब अमूमन इस वर्ब के बाद आता है जिसके बारे में ये वजाहत करता है। एक तो आपको पता होना चाहिए, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कि एडवर्ब हमेशा किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, वर्ब को। लफ्ज़ मैंने कई बार आपके सामने लिखा भी है। ऐड का मतलब होता है इजाफा करना, वर्ब का मतलब होता है फेल, यानी वो लफ्ज़ जो किसी फेल के मीनिंग को मज़ीद बढ़ा दे, मज़ीद एक्सप्लेन कर दे, मज़ीद मॉडिफाई कर दे, क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। सो ये तो आपको कई बार पहले भी बताया जा चुका है कि हर वो लफ्ज़ जो वर्ब के बारे में डिटेल दे, वर्ब के मीनिंग को बढ़ाए, वर्ब को समझाए, वर्ब की को मज़ीद मॉडिफाई करे, एडवर्ब कहलाता है। तो वो कहता है कि वर्ब उस वर्ब के बाद आता है जिस वर्ब को वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। देखें ही इज़ स्लोली वॉकिंग, ही इज़ स्लोली वॉकिंग, वो आहिस्ता चल रहा है, यानी तर्जुमा इसका ये बनेगा वो आहिस्ता चल रहा है। तो यहाँ पर वर्ब तो ये वॉकिंग है, जबकि स्लोली तो एडवर्ब है, क्योंकि वॉक चलना और किस तरह चलना, स्लोली, यानी वॉक वर्ब है और जो स्लोली है ये उसका एडवर्ब है। तो यहाँ पर कहता है सेंटेंस में ये कभी भी वर्ब से पहले नहीं आएगा, ये उस वर्ब के बाद है कि जिसके बारे में डिटेल दे रहा है। यानी सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, यानी पहले वर्ब आएगा देन वो एडवर्ब आएगा जो इस वर्ब को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो गलत होगा, ये वाला सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। शी इज़ ब्यूटीफुली सिंगिंग, शी इज़ वो खूबसूरती के साथ गाना गा रही है। तो यहाँ पर देखें कि गाना गाना जो है ये उसका काम है, यानी ये यहाँ पर हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास जो है एडवर्ब है। सो वो कहता है कि एडवर्ब वर्ब के बाद आएगा, तो यहाँ वर्ब से पहले आया हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। शी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, यहाँ वर्ब है और उसके बाद ये एडवर्ब है, तो ये सेंटेंस जो है हमारा क्या होगा, ठीक होगा। द पिजन इज़ स्विफ्टली फ्लाइंग, कबूतर जो है वो तेज़ उड़ रहा है। तो देखें स्विफ्टली यहाँ पर एडवर्ब है जबकि फ्लाइंग वर्ब है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले आया हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। शी इज़ फ्लाइंग स्विफ्टली, तो यहाँ देखें एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद है, यानी ये हमारे पास वर्ब है, ये एडवर्ब है, तो ये हमारा ऑर्डर ठीक है। इस लिहाज से ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, ठीक होगा। अब हम आते हैं 64 की तरफ। हमारे पास दो एडवर्ब हैं, एक है मच और एक है मैनी। एक है मच और एक है मैनी, दोनों का मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो मैनी जो है वो याद रखें हमेशा ऐसे नाउन्स के साथ लगेगा जो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, जिनको हम शुमार कर सकते होंगे, जिनको हम गिन सकते होंगे। वो नाउन्स जिनको हम शुमार कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके साथ हम मैंने लगाएंगे। वो नाउन्स या वो इस्म जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनकी क्वांटिटी को, तादाद को हम गिन नहीं सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उनके साथ क्या लगेगा जी, मच लगेगा। तो ये आपने याद रखना है।
और एक चीज़ और उसने साथ बता दी हमें कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी जमा नहीं होती। जैसे आई हैव मैनी मिल्क्स, तो मैनी का मतलब बहुत, मिल्क्स मतलब दूध, लेकिन मिल्क चूँकि एक अनकाउंटेबल है जिसको आप गिन नहीं सकते, तो एक तो इसकी प्लूरल नहीं होती, जो कि यहाँ पर ऐसा लगा हुआ ये गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर मैनी ये काउंटेबल नहीं है, जबकि मैनी हमेशा काउंटेबल के साथ लगता है, मिल्क जो अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैनी लग गया, तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत। ये सेंटेंस ठीक होगा, आई हैव मच मिल्क। उसके बाद देखें शी हैज़ मच बुक्स। सो बुक्स तो यहाँ पर ठीक है लगा हुआ है क्योंकि काउंटेबल है, इसकी प्लूरल भी हो सकती है, बट मच यहाँ पर सही नहीं लगा हुआ क्योंकि ये हमेशा क्वांटिटी के साथ लगता है। तो यहाँ पर बुक्स जो है काउंटेबल है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत। शी हैज़ मैनी बुक्स, ये सेंटेंस जो है हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट देखें आई हैव मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके काउंटेबल होते हैं, इसलिए प्लूरल तो हो सकते हैं, बट इनके साथ मच नहीं लग सकता क्योंकि ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस जो है हमारा ठीक होगा। तो मच और मैनी जो है ये अमूमन ये इससे रिलेटेड सेंटेंस बोर्ड में अक्सर आता भी होता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना, इसकी एग्जांपल्स आपने बनानी है। नेक्स्ट हम आते हैं रूल 65 की तरफ। ये हमारे पास रूल 65 है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको ठीक करता हूँ, आपको नज़र आ जाए ताकि, हाँ जी। कहते हैं आल थाओ या आल दो जिसको हम पढ़ते हैं, और थाओ या दो जिसको हम पढ़ते हैं, के बाद बट और यट का इस्तेमाल गैर ज़रूरी है, यानी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अमूमन सेंटेंस में वो सेंटेंसेस ये दोनों कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जब ये दोनों, इन दोनों में से किसी भी वर्ड से आपका जो है वो सेंटेंस स्टार्ट होता हो, शुरू होता हो, तो उसके बाद जहाँ पर हम सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को अलग करते हैं, वहाँ हम बट ये यट नहीं लगाते, बल्कि उसकी जगह आप क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। यानी बट और यट की जगह आप कॉमा लगाएंगे, बट और यट को इस्तेमाल करेंगे ही नहीं जब सेंटेंस इन दो जो है वो वर्ड से शुरू हो। जैसे आल दो ही इज़ ओल्ड, अगरचे वो बूढ़ा है, देखें यहाँ पर आल दो ही सब्जेक्ट आ गया, इज़ वर्ब आ गया, और ये उसकी एडजेक्टिव होगी, ऑब्जेक्ट कह लें आप। तो यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट लगाया हुआ है। वो कहता है कि चूँकि ये आल दो से स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर बट लगाने की बजाय कॉमा लगा दें, तो आल दो ही इज़ ओल्ड ही कैन रन फास्ट, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दरमियान में जो हमने बट या यट का कंजंक्शन दिया है वो दुरुस्त नहीं है आल थो या आल दो की वजह से। आल थो ही इज़ ओल्ड ही कैन रन फास्ट, तो ये सेंटेंस ठीक होगा। थाओ ही इज़ इल बट ही डज़ हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। देखिए यहाँ भी दो सेंटेंस हैं, एक ये ही इज़ इल ही डज़ हिज ड्यूटी। सो यहाँ पर देखें ये एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया, एक सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट कंजंक्शन लगाया हुआ है। वैसे अगर यहाँ थाओ ना होता तो ये सेंटेंस ठीक था, चूँकि यहाँ पर थाओ आ गया, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने बट की जगह क्या लगा देना? कॉमा लगा देना, तो ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा और ये क्या होगा? गलत। आल दो ही इज़ फैट, अगरचे वो हेल्दी है, मोटा है, ही कैन रन फास्ट, फिर भी वो तेज़ दौड़ सकता है, ये सेंटेंस जो है वो ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर आल दो ना होता तो ये कैपिटल हो जाता, ही इज़ फैट बट ही कैन रन फास्ट, देन यहाँ पर बट लाजमी आता क्योंकि जो है कंजंक्शन कोई ना कोई हमें देना पड़ता। लेकिन अब चूँकि हमारे पास आल था हो गया, इसलिए हमें कंजंक्शन देने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। अब नेक्स्ट 66 हमारे पास है। अगर फ़िक्रे में प्रिंसिपल क्लास, जिसको हम उर्फ़ आम में मेन क्लास भी कहते हैं, माजी में हो तो सबॉर्डिनेटिंग क्लास यानी बाद वाली क्लास जो है वो हमेशा पास्ट में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर सबॉर्डिनेटिंग क्लास में कोई आलमगीर सच्चाई है तो वो हाल में ही रहेगी। यानी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर लें कि अगर आपके पास जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपका पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑटोमेटिकली पास्ट में हो जाएगा। ये आप एक नरेशन के अंदर पढ़ कर आए हैं कि जब आप कॉमास ख़त्म करके दैट लगाते हैं तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है अगर वो पास्ट में होता तो अंदर के टेंस चेंज हो जाता है, तो अगर वो अंदर के टेंस प्रेजेंट में तो पास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आई हुई है देन हम दैट तो लगाते हैं, कॉमास भी ख़त्म करते हैं, बट अंडर वाले जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसको रिपोर्टेड स्पीच का, उसको चेंज नहीं करते, उसको वैसे ही रखते हैं। तो ये अगर आपको टेंसेस आते हैं, वो नरेशन अगर आपको आती है या अगर वो आप थोड़ा बहुत रिमाइंड कर लें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर सुन लें कि जब हम नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट होता है तो हम जब कॉमास ख़त्म करके रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो अंदर प्रेजेंट टेंस पास्ट में चला जाता है।
लेकिन अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो वो चेंज नहीं होती, ये वही रूल है जो हम पहले पढ़ के आए हैं नरेशन में। तो देखें, ही सेड दैट ही हैज़ गॉन। अब देखें यहाँ पर ही सेड, ये पास्ट का है, यहाँ से आपकी ये मेन क्लास है, आपकी प्रिंसिपल क्लास जिसको आप कहते हैं, और ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। तो कहता है ही सेड, अब ये पास्ट का सेकंड वर्ब है, मीन सेकंड वर्ब जहाँ आ गया वहाँ पर पास्ट का हो गया। जबकि यहाँ दे रहा है ही हैज़ गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट वो दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो यहाँ पर आया हुआ ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस, उसमें हैज़ गॉन लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लास है वो पास्ट के, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन, ये सेंटेंस ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास है वो पास्ट की है, तो अंदर भी हमें पास्ट का टेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, शी सेड दैट द अर्थ वाज राउंड। अब यहाँ पे देखें, शी सेड दैट द अर्थ वाज राउंड। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ज़मीन गोल है, तो दैट्स वाई ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ गई है। अब भले हमारी बाहर की जो क्लास है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट की है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस प्रेजेंट का ही रहेगा। तो शी सेड दैट अर्थ इज़ राउंड, ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा। यानी अगर ये अंदर यूनिवर्सल रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, देन बाहर का जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, तो अंदर वाला खुद ब खुद पास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, बाहर का प्रेजेंट का यानी मेन क्लास आपकी प्रेजेंट है या पास्ट, अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ देखें, शी सेड दे सेड दैट अल्लाह हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ, ये अंदर जो है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जबकि यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास है ये सेकंड वर्ब यानी पास्ट में आई हुई है, उसके बावजूद हमने अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि ये क्या था, अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 67 है रूल, एज एंड इफ़। ये भी दो कंजक्शन है, ठीक है। एज था के बाद अमूमन पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, यानी अगर हमारे पास सेंटेंस में एज़ इफ़ या एज़ था, इनमें से कोई भी एक फ्रेज़ आ जाए, या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या ये होगा या ये होगा। इनके बाद जो टेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे ही क्राइड एज ही सा आ स्नेक, तो यहाँ पर ही सा स्नेक यानी पास्ट इंडेफिनेट दिया हुआ है, सेकंड वर्ब दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया दोनों में से एक आएगा, ही क्राइड एज इफ़ या एज था, या तो ये लिखेंगे आप सेंटेंस में, या ये मैंने स्लैश के साथ दोनों डाल दिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए, लेकिन हकीकत यहाँ पर एक होगा। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट आ गया, जबकि वो कहता है कि नहीं पास्ट इंडेफिनेट नहीं, इन फ्रेजेस के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता होता है। तो ही क्राइड एज इफ़ या एज था, दोनों में से जो भी लिखेंगे आप। ही हैड सीन अ स्नेक, ये सेंटेंस ठीक होगा क्योंकि हैड के बाद थर्ड वर्ब हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता होता है। तो ऊपर पास्ट इंडेफिनेट था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, तो ये सेंटेंस गलत होगा, बल्कि ये सेंटेंस ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये दो वर्ड आ गए, इनके बाद पास्ट परफेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखें, ही क्राइड एज इफ़ ही वाज मैड, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ही वाज मैड ये पास्ट इंडेफिनेट का है, सिंपल पास्ट टेंस है। ही क्राइड एज इफ़ ही हैड बीन मेड, तो ये सेंटेंस ठीक होगा। इसमें वर्ब भी जो है आ सकता है, लेकिन वर्ब कब आएगा, जब ये कंडीशनल क्लॉज होगी, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बट यहाँ पर हैड सीन भी आए, हैड बीन मैड भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने आज कुछ रूल्स किए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, कुछ रूल्स मैंने आपको बताया था कि 100 के करीब या 100 प्लस हमारे कुछ रूल्स हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे जो आगे रूल्स आ रहे हैं वो हैं उसके आर्टिकल वाले। तो आर्टिकल में अलग से आपको करवा चुका हूँ, इसलिए उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 रूल जो हैं वो आर्टिकल वाले हैं, तो आप आर्टिकल को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो 10 से 15 रूल जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे। अगर उनको दोबारा मैं यहाँ करवाना शुरू करूँ तो 15 रूल्स ये हो जाएंगे, तो वो 90 तक कहानी चली जाएगी। तो इसलिए अब थोड़े बहुत रूल रह गए हैं, 5-7 कोई 8-10, ये मैं आपको कल या परसों ख़त्म करवा दूँगा। तो बाकी जो है वो आपने जो करेक्शन है वो आप याद करना शुरू कर दें। नेक्स्ट टेस्ट में जो है वो आपको रेगुलरली करनी होगी और वो आपके MCQs में आएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।